नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी किया। भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। जेपी नड्डा ने कहा कि अभी की सरकार जो जन कल्याण की योजनाएं चला रही है उसे हमारी सरकार बनने पर जारी रखा जाएगा। जेपी नड्डा ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। वहीं होली और दिवाली के मौके पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने कहा कि एलपीजी पर 500 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो गर्भवती महिलाओं को सरकार की ओर से 21,000 रुपए और न्यूट्रिशनल पैक भी दिया जाएगा। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो आयुष्मान भारत योजना को भी दिल्ली में लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की एडिशनल स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ के नागरिकों को दी जाएगी। बता दें, बीजेपी ने महिलाओं के लिए खुलकर योजनाओं का वादा किया है और अभी एक सर्वे के मुताबिक अगर बीजेपी महिलाओं के लिए अच्छी स्कीम का वादा करती है और जनता को समझाने में कामयाब होती है तो आम आदमी पार्टी पिछड़ भी सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी क्या इन योजनाओं पर लोगों को भरोसे में ले पाएगी। दूसरा, टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के मुताबिक अगर कांग्रेस का रेवड़ी कार्ड जनता में ज्यादा प्रचारित होता है तो आपको हार सकती है और भाजपा की जीत की संभावना बढ़ सकती है। इस परिस्थिति में आपको 27 से 33 सीटें, भाजपा को 37 से 41 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के हाथ में भी कुछ जा सकता है। बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनने पर अटल कैंटीन चलाने की घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम 5 रुपए में लोगों को मुफ्त भरपेट भोजन खिलाएंगे। कैंटीन का नाम अटल कैंटीन होगा और झुग्गियों के आसपास इसे खोला जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा वादा निभाने का ट्रैक रिकॉर्ड 99% रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा यह दिल्ली के विकसित होने की नींव का संकल्प पत्र है। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने पर वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो में छात्रों को रियायत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली के छात्र स्कूल और कॉलेज जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि छात्रों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करें। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि वो छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने की उम्मीद जताई। बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार देर रात एम्स पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के आसपास सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर ठहरे मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। अव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से वीडियो और फोटो पोस्ट कर लिखा गया है कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते हुए उन मरीजों से मुलाकात की, उनसे बात की और उनकी समस्याएं सुनी, परेशानियां सुनी। कांग्रेस ने आगे कहा, दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग यहाँ सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में हिरासत में लिए गए संदिग्ध को कुछ घंटे बाद ही रिहा कर दिया गया। पूछताछ के लिए संदिग्ध को शुक्रवार सुबह बांद्रा पुलिस थाने लाया गया। हालांकि पुलिस ने कहा कि पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस थाने लाए गए व्यक्ति का सैफ अली खान पर हमले के मामले में कोई संबंध नहीं है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभिनेता पर हमले के बाद से ही हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अभियान चला रही है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर बुधवार देर रात उनके घर में घुसे एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई सरकार पर, वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर विपक्षी दलों के नेता लगातार हमले कर रहे हैं। सैफ पर हुए हमले पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि सैफ अली खान पर हुआ हमला बहुत चिंताजनक है। उनका परिवार बहुत घबराया हुआ है।
उन्होंने कहा कि सैफ अली खान जी ने अपने बच्चे को बचाने के प्रयास किया, जिसमें वो घायल हुए, अभी अस्पताल में हैं और सुरक्षित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, वहां की स्थानीय पुलिस से भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से वहां पर पुलिस मौजूद है, इस घटना में जो भी शामिल है उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है। मोदी लगातार जजों को तोहफा दिए जा रहे हैं, लेकिन उन जजों को जिन्होंने मोदी को और बीजेपी को जज नहीं किया और मोदी को उनके फैसले पसंद आए। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्रा को फिर से तोहफा दिया गया है। उनको अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने लोकपाल नियुक्त किया है। वो इसके अलावा नैतिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते नजर आएंगे। बता दें, अमित शाह के बेटे और अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने जब पिछले साल दिसंबर में बीसीसीआई का सचिव पद छोड़ा था, ऐसे में बीते रविवार बोर्ड ने स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में नए नाम डिसाइड किए गए हैं। बता दें, इससे पहले अरुण मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मालूम हो कि अरुण मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे, तभी उन्होंने पीएम मोदी की एक मंच से तारीफ के पुलंदे बांध दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो पीएम मोदी को बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति मानते हैं, जो वैश्विक सोच रखते हैं और स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। तो ये बात साधारण नहीं लगती है। उन्होंने पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय दूरदर्शी व्यक्ति कहा था। बता दें, साल 2019 में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने सीजेआई रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि अडानी समूह से जुड़े मामले जस्टिस अरुण मिश्रा की अदालत में क्यों लिस्ट किए जा रहे हैं। वहीं जस्टिस मिश्रा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर मामले में आदेश दिया था कि शिवलिंग पर शुद्ध दूध चढ़ाया जाए। मंदिर कमेटी से कहा गया कि वो भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाए। अब उनको बीसीसीआई का लोकपाल बनाया गया है। मालूम हो कि बीसीसीआई क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड है। पहले जय शाह इसके सचिव थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन है। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को कठमुल्ला और बहुत कुछ कहने वाले जस्टिस शेखर यादव अपने बयान पर कायम है। ये बात उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखकर कही है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम है। उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। बता दें, सीजेआई खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली से लेटेस्ट अपडेट मांगी थी। इसके बाद जस्टिस भंसाली ने जस्टिस यादव से कॉलेजियम से मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद उन्होंने लेटर लिखकर जवाब दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सूत्रों के अनुसार जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा दिया कि उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फर्जी आंकड़े पेश करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, यहाँ तक कि कई ट्रेनें खाली जा रही हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरा हुआ दिखा रही है। अखिलेश ने दावा किया कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेनें भी खाली जा रही हैं, जिससे सरकार की भरोसेमंदी पर सवाल खड़े होते हैं। महाकुंभ के अलावा अखिलेश यादव ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया है। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी के समय दावा किया गया था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ गया। इसके बाद जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। उन्होंने कानपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के व्यापारी अब शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पीएम मोदी के 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर दौरे के दौरान सुरक्षा चूक एक बार फिर सुर्खियों में है। कोर्ट ने फिरोजपुर जिले के भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन के 25 सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। बता दें, पीएम की सुरक्षा में सेन का यह मामला 3 साल पुराना है। जब पीएम मोदी 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर थे, उस सड़क के रास्ते से जा रहे थे। किसानों का अपराध यह है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के कारण पीएम मोदी का काफिला रुका रहा। इसके बाद अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। बता दें, पीएम मोदी ने काफिला रोकने के बाद अधिकारियों से बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटकर कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। अब इस मामले में हत्या के प्रयास के अलावा कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए। एफआईआर में 26 लोगों के नाम हैं, जिनमें बीकेओ क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव सिंह जीरा, लखविंदर सिंह, अवतार सिंह, ज्ञान सिंह और दूसरे यूनियन सदस्य और क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन से जुड़े किसान शामिल हैं। आरोपियों में से एक मेजर सिंह की मौत हो चुकी है, जिसके चलते 25 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब 3 साल बाद किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लोगों का कहना है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं।
50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आप सरकार में FIR दर्ज होती है। लोग कह रहे हैं कि आप और बीजेपी एक हैं। मोदी के सामने आने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी को लेकर एनडीए में खटपट की नौबत आ गई है। शुरुआत हम सेक्युलर के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की डिमांड से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट चाहते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी की इस डिमांड पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। अब ऐसे में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर खलबली मची हुई है। दरअसल इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से जो जवाब आज दिया गया, उससे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी तालमेल में बहुत कमी है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी की सीटों की डिमांड पर जवाब दिया। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले ही तय हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। अब सवाल यह है तो मांझी के साथ ऐसा क्या तय हुआ जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया। पुरस्कार मिलने के बाद न्यूज एजेंसी NI से बातचीत करते हुए मनु भाकर ने कहा कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाना मेरे लिए इस सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि इससे मुझे भविष्य में और ज्यादा मेहनत करने और देश के लिए और ज्यादा मेडल जीतने की प्रेरणा मिलेगी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया। इसमें PTI संस्थापक को 14 साल और उनकी पत्नी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल के एक अस्थायी कोर्ट रूम में फैसले की घोषणा की। ये फैसला इससे पहले 3 बार टल चुका था। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक बुधवार रात को युद्ध विराम समझौते के ऐलान के बाद से इजरायली हमलों में गजा पट्टी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रवक्ता महमूद बसल ने बताया कि 27 बच्चों और 31 महिलाओं सहित 101 लोग मारे गए हैं और 264 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कल रात उत्तरी गजा के अल जुर्र इलाके में एक घर पर इजरायली हमले में 9 लोग मारे गए और कल मध्य गजा में एक घर पर इजरायली हमले में 5 और लोग मारे गए। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक शुक्रवार सुबह भी गजा पट्टी के कई इलाकों में बमबारी जारी रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।